फाइन स्टूडेंट, तो देखो इस क्लास में हम लोग 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा कि 3 बिल लाया जा चुका है पार्लियामेंट में, ठीक है। और ये जो 3 बिल है ये साधारण बिल नहीं है स्टूडेंट। सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको संशोधन करने का बात है। तो तुम समझते हो ये 3 चीज़ पे चेंज आने का मतलब है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग विद इन द टेरिटरी उस पर असर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ? तो जेल में पकड़ के ले जाएगा तुमको, तो क्या लॉ होना चाहिए? हर आदमी को ही फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अभी जस्ट बिल आया है और अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, बहुत टाइम लगेगा इस बिल को पास होने में, इतना सहज नहीं है ये, समझा। और आते ही अपोजिशन शुरू हो गया। तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है उसने अपोज कर दिया इस चीज़ को कि हिंदी में क्यों आया है ये बिल, समझे। तो मैं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। और ये इतना तेज़ी से पास नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को आना होगा, बहुत सारे लोग को जुड़ना होगा। क्योंकि ये बिल ऐसा है कि ये बिल जब एक्ट में बन जाएगा तो इसका असर जन जन हर एक आदमी पे पड़ने वाला है। क्योंकि ये आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट, समझे। तो इसको थोड़ा होलिस्टिकली देखेंगे, इसमें क्या कमी है और क्या अच्छाई है। पहली बार सेडिशन वाला चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। कितना दिन से चल रहा है कि सेडिशन वाला रखे कि नहीं रखे, वही राष्ट्रद्रोह वाला, राष्ट्रद्रोह मुकदमा होता है ना जो कन्हैया कुमार के ऊपर भी लगा था, मैं वो चीज़ हटाया गया इस बार, तो मोस्ट वेलकम है। मैं सिमिलर फीचर फिर दूसरा में बना कर रख लिया गया, तो वहाँ फिर क्रिटिसिज्म है। हाँ, गर्ल्स के लिए बहुत ही अलग यहाँ प्रोविज़न बनाया गया, क्योंकि जिस हिसाब से केस बढ़ रहा है कि फॉल्स करके शादी करेंगे और लड़का क्या करता है, शादी करता नहीं, छोड़ देता है लड़की को, तो उसके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजंस बनाया गया है। ये अच्छा, ये मोस्ट वेलकम मूव है सरकार की तरफ से, तो वो समझेंगे हम लोग। हाँ, 301 में 302 में हमें बेलन डिक्लेरेशन समझना है। तुम जानते हो ना कि अमेजन का जो फॉरेस्ट है वो लंग्स ऑफ द अर्थ है, यानी कि पूरा अर्थ का ही फेफड़ा है वो। फेफड़ा क्यों? क्योंकि वो क्या करता है बच्चे लोग, ऑक्सीजन को देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ब्राज़ील के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल साउथ अमेरिका के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है अमेजन का फॉरेस्ट, पूरा दुनिया के लिए है। तो वहीं वहाँ पे बेलन डिक्लेरेशन हुआ है। तो क्या है बेलन डिक्लेरेशन में, आगे क्या भूमिका बंधेगा, वो चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। एंड 303 जिसके बारे में मैं तुम लोग को डे टू डे करंट अफेयर्स में हल्का हिंट छोड़ चुका हूँ। एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे बताओ? तो एक स्टडी हुआ था, उस स्टडी को समझेंगे कि आप देखो एयर पोल्यूशन को घटाने का कितना फ़ायदा होगा। यदि एयर पोल्यूशन पर हम कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो भी कंट्रोल होगा, तो समझने का प्रयास करेंगे। एंड 304 टाइगर पॉपुलेशन तो ठीक है, बहुत बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ ना अच्छा खासा स्टूडेंट। हाँ, बहुत अच्छा खासा, लगभग हमारा 24% लगभग इंक्रीज़ हुआ पहले कंपैरिजन में। अब इधर तो गजब ही हो गया एमपी में, है ना। एमपी में तो लगभग 50% इंक्रीज़ किया है। कनाडा का कितना पीछे रह गया टाइगर पॉपुलेशन में, है ना। मगर उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो है दिक्कत, भले ही फिगर बहुत बढ़ गया हो हमारा टाइगर पॉपुलेशन, मगर इंडिया में अभी भी कंसर्न है बहुत सारा चीज़ों को लेके, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट को लेके प्रॉब्लम है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है वो सभी चीज़ हम लोग समझेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल्स। 301 ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये हिंदू पेपर में आया था 12 अगस्त को स्टूडेंट। तो समझते हैं इसका मामला है क्या। हाँ, देखो जितने भी बच्चे लोग, चाहे वो सीआरपीसी बना हो, चाहे आईपीसी बना हो, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट बना हो, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है बेसिक डिफरेंस समझो। आईपीसी में बताया गया है कि कितना पनिशमेंट होगा उसका, जैसे देखते हो ना, जैसे मान लो कि दहेज प्रथा से रिलेटेड बात है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड तुम्हारा आईपीसी का अपना कोड है। हाँ, इफ़ आई एम करेक्ट, सेक्शन 498 जो तुम्हारा है वो उसके लिए है कि यदि महिला के साथ कोई दुरुपयोग होता है, दहेज प्रथा सब होता है, तो आईपीसी धारा में वो हस्बैंड उसका या फिर जिस पे इल्ज़ाम लगाती है वो फंस जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड आईपीसी। आईपीसी में आपका वो होता है कि कितना पनिशमेंट होगा। आईपीसी लगाया जाता है सीआरपीसी के थ्रू, क्योंकि सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आखिर कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करके हम आईपीसी लगाएंगे, तो वो सीआरपीसी में दिया गया है। दैट्स ए बेसिक डिफरेंस।
आईपीसी कैसे लगता है? सीआरपीसी को यूज़ करके, क्योंकि उसमें प्रोसीजर बताया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब है कि आखिर किसी ने क्राइम किया है तो क्या उसका एविडेंस, और जानते हो बिना एविडेंस का तो कोर्ट में एडमिट होगा नहीं आपका केस, क्योंकि बिना एविडेंस का कुछ नहीं होता। यदि एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्ट में या जुडिशरी में ये मानना होता है कि जब तक विटनेस ना हो तब तक वो दोषी नहीं है। सिंपल बात है। यदि हम मर्डर भी कर दिए हैं और दोष साबित नहीं हुआ तो हम मर्डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गिल्टी नहीं माना जाता है। पहले पकड़ा जाता है, एफआईआर होता है। एफआईआर होने का मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। एफआईआर के बाद चेक होता है कि सही है कि नहीं है, तब फिर चार्जशीट होता है, और फिर चार्जशीट होने के बाद फिर ट्रायल होता है। ट्रायल मतलब जजेस देखेंगे उसको। अब उसमें क्या है, नहीं है तो जजेस हो सकता है कि उसको छोड़ भी सकते हैं, या हो सकता है कि वो मर्डर किया हो और उसको पकड़ भी सकते हैं, और उस हिसाब से तुम्हारा आईपीसी सीआरपीसी उस समय काम देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पुलिस जो आईपीसी यूज़ करती है, पता चलता है कोर्ट में वो खारिज हो जाता है कि गलत तुम आईपीसी यूज़ कर दिया, क्योंकि आईपीसी का जो ज्ञानी होगा, सीआरपीसी का जो ज्ञानी होगा, वो जज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पुलिस, क्योंकि पुलिस तो उतना लॉ नहीं पढ़ा रहता है। लॉ का काम तो जुडिशरी का है, तो जुडिशरी ठीक कर देता है। पुलिस का जो भी तरीका है वो जुडिशरी वहाँ पे ठीक कर देगा। तो जब जानते हो ना, कई बार जुडिशरी केसेस को डिसमिस कर देता है, तुरंत बोलता है कि ये फालतू का चीज़ हटाओ इसको यहाँ पे। और कई बार पुलिस के ऊपर है ना प्रेशर भी क्रिएट करता है कि तुम अभी तक काम नहीं किया है, तुमको एक हफ्ता के अंदर काम करो, तुमने गलत कोड लगाया है। तो बात समझो, इस तरह चलता है व्यवस्था हमारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या फिर वो तुम्हारा सिविल वाला हो। अब ये बात समझना होगा स्टूडेंट कि ये सीआरपीसी जो है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये अमेंडेड हुआ है, आया ब्रिटिश के टाइम में। ये सब कॉलोनियल लेगेसी है, मगर सीआरपीसी बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ वो 1973 में हुआ है। तो ये सोच के नहीं बोल रहा है कि इंडिया का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है। इसका जो शुरुआत का है वो ब्रिटिश के टाइम में ही बना था। जैसे देखो इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 का है, मैकेले ने दिया था। वही तरह तुम्हारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भी 1892 में ही आया था। तो कहने का मतलब तीनों का जो जड़ है वो कॉलोनियल लेगेसी का हिस्सा है। अब पहली बार भारत में इसको इंडिजिनाइज बनाने की कोशिश है, यानी कि भारतीय बनाने की कोशिश है इसको। अब बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जब प्रॉमिस करके आए थे कि हम 2014 में मोदी जी जीत के आए ना, तो मोदी जी का मानना यही था कि हम लॉ बनाएंगे नहीं, लॉ को ख़त्म करेंगे। क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में ऐसा बहुत सारा लॉ है जो कि अभी कोई काम का नहीं है, उसको हटाना भी जरूरी है। क्योंकि उस समय का जो आवश्यकता होगा ब्रिटिश का और अभी का जो आवश्यकता है, दोनों बहुत अंतर है ना। तो हर समय जानते हो लॉ कमीशन का गठन होता है ना, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और लॉ कमीशन ही रिकमेंडेड कर रहा होता है कौन सा चीज़ को हटा दीजिए या कौन सा चीज़ को रिटेन करिए। बात समझे? तो यहाँ पे देखो वही बताया गया है स्टूडेंट कि इंडियन क्रिमिनल लॉज है तुम्हारा, ये कॉलोनियल रिजिम का हिस्सा है, 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उस हिसाब से फिर चीज़ों को चेंज किया जाए। तो इसलिए 3 बिल आया, 3 बिल रिप्लेस करेगा, एक आईपीसी को, एक सीआरपीसी को, और एक तुम्हारा इंडियन एविडेंस एक्ट को। और ये सही दिशा में है, क्योंकि भारतीय बनना बहुत ज़रूरी है ना। कब तक हम कॉलोनियल लेगेसी में जिएंगे? हमारा अपना व्यवस्था होना चाहिए। बहुत सारा चीज़ तो ब्रिटिश बनाया था अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जानते हो ना। जलियांवाला जो हुआ था, रौलत एक्ट बना दिया। तुमको लगता है रौलत एक्ट सही होगा अभी? उस समय सेडिशन बनाया गया, तुमको लगता है सेडिशन अभी सही है आज़ाद हिंदुस्तान में? उस समय ब्रिटिश था तो ब्रिटिश का अगेंस्ट बोलते थे, तो ब्रिटिश इस चीज़ को हमको कंट्रोल करने के लिए लाया था सेडिशन, बट अभी वो नहीं चलेगा। तो जब कंट्री आपका आज़ाद हो गया तो आपका तौर तरीका भी पूरा आज़ादी वाला होना चाहिए। तो इससे जैसे एग्जाम्पल देखो, भारतीय न्याय संहिता बिल, ये रिप्लेस करेगा इंडियन पेनल कोड को, आईपीसी को रिप्लेस करेगा। ये बिल लाया गया है, अभी एक्ट बनने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर आएंगे, इतना आसानी से नहीं बनने वाला है बच्चे लोग। ये अभी बस इंट्रोड्यूस किया है, समझ गए? भारतीय न्याय संहिता बिल ये रिप्लेस करेगा आईपीसी को। वही तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल ये रिप्लेस करेगा तुम्हारा सीआरपीसी को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। समझ रहे हो ना, वहाँ पे देखते भी रहना है। और भारतीय साक्ष्य बिल, साक्ष्य मतलब एविडेंस, ये रिप्लेस करेगा 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट को। ठीक है, गलती से शायद 1892 बोल दिए होंगे, काट दो उसको, 1872 है। सब कॉलोनियल लेगेसी है कि नहीं है स्टूडेंट, बताओ तो? सबको रिप्लेस करने का जो बात है। हाँ, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि भाई ये जो 3 बिल आप हिंदी में लाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म है, यानी कि नॉर्थ से थोपा जा रहा है पूरा भारत में। हम अपोज करते हैं इस चीज़ को। देखो, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ बाबू, तुरंत ही हुआ, गर्मा गया राजनीति। और जानते हो हर समय नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का फाइट इसलिए होता है कि हिंदी। तो देखो ऐसा है कि हिंदी को इंट्रोड्यूस करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे देखो नॉर्थ इंडिया में
अपना रीजनल लैंग्वेज भी तो चलता है, जैसे ठेठी चल रहा है यहाँ पे, गुजराती भी चलता है, राजस्थानी भी चलता है ना, सिक्किम में या फिर नॉर्थ ईस्ट में अपना अपना लैंग्वेज भी चलता है। मैं स्टिल हिंदी जो लैंग्वेज है पूरा बाइंड करता है नॉर्थ इंडिया को। अब साउथ इंडिया में देखो, साउथ इंडिया में कितना सेपरेटिज्म है कि साउथ इंडिया में तेलुगु भी पूरा बाइंड नहीं कर सकता है, मलयालम भी पूरा बाइंड नहीं कर सकता है ना, और वहाँ का और भी जो तुम्हारा लैंग्वेज है तमिल भी पूरा बाइंड नहीं कर सकता है, हाँ, तो कन्नड़ भी बाइंड नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे भी एक बाइंडिंग फोर्स तो जरूर होना चाहिए। अब नॉर्थ इंडिया इस चीज़ में कितना अच्छा है कि कम से कम हिंदी पूरा बाइंड करता है नॉर्थ इंडिया को, और जबकि हिंदी बाइंड कर रहा है, अपना अपना लैंग्वेज भी चल रहा है सबका, ऐसा नहीं कि हिंदी को लेकर ही सब खुश है, अपने लैंग्वेज में बोल रहा है। जैसे बिहार में देखो, बिहार में तो लैंग्वेज ही लैंग्वेज है, फिर भी हिंदी में बोल रहा है लोग सब। तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से, मैं अपना फिलॉसफी दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली ये चीज़ साउथ इंडिया को भी सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे तो कम से कम एक लैंग्वेज ऐसा साउथ में अपनाएं जो पूरा साउदर्न इंडिया के लिए सही बैठे। जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए हिंदी बैठ सकता है तो साउथ इंडिया के लिए क्यों नहीं बैठ सकता, बात समझे। तो यहाँ पे देखो, ये बिल रिफ़र किया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, और वहाँ पे बच्चे लोग बहुत तगड़ा डिस्कशन चलने वाला, इतना आसान नहीं है कि वो एक्ट बन जाए, ठीक है, क्योंकि यदि ये बिल पास होता है, एक्ट बनता है, तो हर इंडिविजुअल जो भारत में रहते हैं उस सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये छोटा मोटा बिल और वो नहीं है, छोटा मोटा बिल नहीं है, ये पूरा चेंज कर देगा आपका IPC CRPC, पूरा चेंज कर देगा। बात समझ में आ गया ना। तो थोड़ा देखो, वही बोला गया है यहाँ पे साइलेंट फीचर्स। मैं वही बात है कि वाइडर कंसल्टेशन की आवश्यकता है। क्यों वाइडर कंसल्टेशन की आवश्यकता है? क्योंकि हर आदमी पे ही असर पड़ेगा, हर एक जितने भी स्टेक होल्डर है, जितने भी ज्ञानी हैं, हर स्टेट से उसको बुला के पैनल पे बैठाना चाहिए और पूछना चाहिए कहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक करे, क्योंकि एक बार बन जाएगा, समझते हो, असर पड़ेगा इसका दूर दूर तक। मैं देखो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या, पहली बार बच्चे लोग मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है। वेरी नाइस ना। हमारे कंट्री में मॉब लिंचिंग हो जा रहा है ना, गाय के नाम पे सब आदमी लोग आके मार दे रहे हैं किसी को कि ये गाय का तस्करी कर रहा है, मारो इसको। कोई भी चोर है, अब चोर अफवाह हुआ, सब पकड़ के उसको मार दे रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय न्याय संहिता समझ रहे हो तुम लोग स्टूडेंट, यानी कि IPC जो रिप्लेस करेगा, उसमें यह बताया गया कैपिटल पनिशमेंट तक हो सकता है मॉब लिंचिंग से। मॉब लिंचिंग कोई करेगा तो कैपिटल यानी कि फांसी का सजा हो सकता है। बहुत बड़ी बात है ना। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मान लो कि 100 आदमी इन्वॉल्व है, क्या 100 आदमी को फांसी हो जाएगा? तो क्रिटिक्स इस चीज़ को इस तरह अपोज करते हैं कि ठीक है, ये बहुत ही वेलकम मेजर है कि पहली बार क्योंकि देखो ब्रिटिश के टाइम में मॉब लिंचिंग वाला कोई बात ही नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान में ये मांग उठ रहा है, जब से BJP सरकार आया है, उससे पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी मॉब लिंचिंग सब हुआ है। हाँ, BJP के टाइम में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, इंटेंसिटी बढ़ा है। तो सेवरल क्वार्टर से तो मांग उठ ही रहा था कि मॉब लिंचिंग के लिए भी आप दीजिए। और जानते हो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट ने तो अपना मॉब लिंचिंग का बना लिया, हाँ, मणिपुर या मेघालय होगा ये कोई स्टेट, उसने मॉब लिंचिंग का बना लिया। तो भारत का भी ये जो है ना, ये जो कदम है मॉब लिंचिंग, ये बहुत ही सही कदम है, क्योंकि हाथ में लॉ ले लेगा आदमी और मार देगा, अच्छी बात तो नहीं है ये। तो नंबर 1 ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा क्या है कि इसमें बताया कि यदि कोई महिलाओं को है ना फॉल्स प्रॉमिस देता है शादी करने के लिए और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो ऐसे लोगों को 10 साल का कारावास हो सकता है, 10 ईयर्स का कारावास हो सकता है। और ये ज़रूरी है, अभी इंडिया में ये केस बहुत बढ़ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके लिए बोला गया है। और आप देखो मैरिटल रेप को लेकर हमेशा डिबेट हुआ है भारत में। मैरिटल रेप जानते हो ना, मैरिटल रेप कई बार तुम लोग क्लास में पढ़ा चुके हैं। मैरिटल रेप का मतलब होता है कि शादी कर ली, हस्बैंड वाइफ है, मान लो कि वाइफ है ना, वाइफ का 18 साल हो गया लेट्स से, तो 18 साल का वाइफ है और दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो उसको मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। जबकि लड़की अपोज भी कर रही थी फिर भी उसको मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत सारा सेवरल क्वार्टर से मांग उठ रहा है कि यदि लड़की को पसंद नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर हस्बैंड, तो कैसे ये हो सकता है? मगर इस बिल में भी यही बात बोला है कि मैरिटल रेप वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे पहले चला था वैसे ही, यानी कि ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं किया गया इस बार भी। ये कमी है इस बिल का, क्योंकि बहुत दिन से मांग उठ रहा है कि मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करिए। और देखो मैरिटल रेप को यदि रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो हिंदुस्तान में जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, है ना। जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है जो इतना एंशियंट टाइम से चल रहा है भारत में, कि जहाँ पे लड़का लड़की शादी करके जाता है घर, है ना, लड़की शादी करके आती है, और यदि यहाँ पे मैरिटल रेप पे रिकॉग्निशन हो जाए तो मैरिज इंस्टीट्यूशन पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो सिमिलरली ये चीज़ मैरिटल रेप यानी कि 18 साल से ऊपर कोई लड़की है ना, तो उसके साथ यदि कोई गलत चीज़ होता है तो फिर भी मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा, नंबर 1। हाँ, यदि 18 साल से नीचे है तब तो माना जाएगा, वो अभी भी माना जा रहा है। तो वही चीज़ कैरी किया गया स्टूडेंट, वही लिखा गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज
ओन वाइफ, द वाइफ यदि 18 साल से ऊपर है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये चेंज किया, देखो ये चेंज ने सेमी चीज़ को कैरी किया गया है। हाँ देखो, अब एक अलग से सेक्शन, देखो जो तुम्हारा सेक्शन 124 था, सेडिशन वाला जो बात था, राष्ट्रद्रोह वाला मुकदमा, वो हटा दिया गया, बट एक सिमिलर प्रोविजन फिर से ले आया गया। तो सेक्शन 150 होगा, एक सेक्शन 150 होगा तुम्हारा भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें यह बताया गया स्टूडेंट कि कोई भी ऑफेंस होता है यदि सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जाता है तो उसको कारावास हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तौर पे आप बोलते हो कि सेडिशन आप हटा रहे हो और सिमिलर प्रोविजन तुम सेक्शन 150 में लेके आ रहे हो। बात समझे? बात समझ में आ रहा है कुछ भी? ये तो वेलकम मूव है कि सेडिशन वाला आप चीज़ हटा दिए हो, राष्ट्रद्रोह मुकदमा वाला हटा दिए, एट द सेम टाइम फिर सिमिलर प्रोविजन तो लेके आ गए सेक्शन 150 में, तो इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, समझे? दूसरा देखो, फर्स्ट टाइम बच्चे लोग ये देखो, इंडिया में फर्स्ट टाइम टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, समझे? जैसे एग्जाम्पल देखो, सेपरेटिज्म, मतलब एक स्टेट अलग होना चाहता है, जैसे देखो नागालैंड का एरिया अलग होना चाह रहा है, या आर्म्ड रेबिलियन हो गया तुम्हारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या सॉवरेनिटी कंट्री का यदि खतरे में है तो उसके लिए प्रोविजंस दिया गया है। तो ये मोस्ट वेलकम स्टेप है, क्योंकि स्टूडेंट इससे पहले टेररिज्म कहीं डिफाइन नहीं हुआ था भारत में, तो ये किया गया है तुम्हारा, ये बहुत ही वेलकम मूव है। सेपरेटिज्म क्या होता है, आर्म्ड रेबिलियन क्या होता है, यदि ये कोई करता है और भारत का सुरक्षा और भारत का अखंडता और संपूर्णता पे कोई फर्क पड़ता है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन होगा, जो कि बहुत ही अच्छा मेजर्स है, एक बहुत ही अच्छा मूव है सरकार का, भारत सरकार का। 5th नंबर देखो, अब देखो ये गजब बात है यहाँ पे कि कोई भी सेक्सुअल वायलेंस हुआ महिलाओं के अगेंस्ट, तो महिलाओं का जो होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो वीडियो होगा ना, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, उसको माना जाएगा, मैंडेटरी होना चाहिए। यदि मान लो कि एक महिला पे कुछ भी दुष्कर्म हुआ या कोई भी गलत चीज़ हुआ, चाहे उसके हस्बैंड से हुआ है चाहे सोसाइटी में हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए एक वीडियो बनाया जाएगा और वो वीडियो तुम्हारा एडमिटेड होगा कोर्ट में, एज अ विटनेस की तरह काम करेगा और मैंडेटरी होगा। नहीं तो देखो अब तो ये भी समय है ना कि महिला भी गलत दे देती है, पुरुष के अगेंस्ट जाके गलत बोल देती है, और कई बार सेक्शन 498 गलत यूज़ हुआ है दहेज प्रथा के नाम पे, है ना, कितना महिला लोग पुरुष को भी प्रॉब्लम दिए हैं, ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, दुरुपयोग होता है। जैसे SC ST एक्ट का देखते हो ना कितना दुरुपयोग होता है, इसका भी दुरुपयोग, ताकि इसलिए किया गया कि कम से कम कंपलसरी वीडियो बनाना चाहिए, कंपलसरी वीडियो बनाएगा तभी हम मानेंगे कि वो है, ऐसा हुआ उस लड़की के साथ गलत हुआ है। आगे देखो, हाँ देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कि कोई भी महिलाओं के साथ यदि सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है गलत वो देके, क्रीडेंशियल देके, हम शादी कर लेंगे, ये वो लोभ से करता है, तो उसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ प्रोविजंस, उसको अलग कैटेगरी ऑफ क्राइम माना जाएगा। देखो ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है स्टूडेंट कि महिलाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस बिल में भी, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहा है। सरदा का केस देखो, और उसका लगातार केस चला है, दिल्ली में NCR रीजन से लेकर पूरा हिंदुस्तान में इस तरह का केसेस बहुत आ रहा है, जहाँ पे लड़की को लोभ करके ना और बाद में शादी भी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस बढ़ रहा है, तो इसलिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाया जा रहा है क्राइम का, वो भी लड़की, क्योंकि जानते हो फास्ट ट्रैक होना चाहिए इन लोग का, है ना। निर्भया का जो हुआ था, है ना, दुष्कर्म हुआ था उसके साथ, उसके बाद देखो पूरा इंडिया में मांग उठा ना कि ये फास्ट ट्रैक होना चाहिए, और ये वेलकम मूव है भारत सरकार की तरफ से कि एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्राइम को आपने क्या किया, एक प्रपोज किया है। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, अब देखो ये 7 नंबर पॉइंट तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा स्टूडेंट, कि कोई भी स्पेसिफिक क्राइम हुआ तो वो आदमी जो है ना, उस आदमी को कम्युनिटी सर्विस भी देना होगा। जैसे मान लो कोई चोरी चकारी हुआ, इस तरह का कोई क्राइम हुआ, तो वो आदमी जब रिहा होगा या आदमी जब जेल में होगा तो उस समय आगे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए भी उसको काम करना होगा। वेरी गुड। जब कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा तो दिमाग में कुछ आएगा ना उसको कि कितना गलत काम किए हैं हम। बात समझ में आ गया ना? हाँ देखो ये चीज़ नया, पहले 90 दिन था बाबू, ठीक है, अब क्या मैक्सिमम लिमिट 180 दिन फिक्स किया है चार्जशीट के लिए। हाँ 90 दिन तक तुम्हारा चार्जशीट फाइल करना है और 90 दिन तुम्हारा जुडिशरी एक्सटेंड कर सकता है, यानी टोटल 180 दिन दे दिया गया है। 90 प्लस 90 डेज, 90 डेज में पुलिस को चार्जशीट फाइल करना हो। चार्जशीट बताए थे ना, FIR हो गया, FIR के बाद वो सही है कि नहीं है वो पता करने के लिए चार्जशीट फाइल करना पड़ता है। बात समझे? तो 90 डेज, और 90 डेज के लिए उसको परमिशन लेना होगा कोर्ट से, तो 90 प्लस 90 डेज। बात समझ में आ गया ना? हाँ अब देखो, वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर इज बीइंग मेड कंपलसरी एंड चार्जशीट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड विदाउट इट। यानी कहने का मतलब कहीं पे आप सर्च कर रहे हो, हाँ कोई जाके आप रेड कर रहे हो, तो उस समय का वीडियोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। वीडियोग्राफी आपको एविडेंस के रूप में प्रेजेंट करना होगा पुलिस को भी,
तो वीडियोग्राफी ऑफ सर्च, कहाँ पे सर्च हो रहा है, क्या चीज़ को कैप्चर कर रहे हो, वो कंपलसरी करना होगा। एंड चार्जशीट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऐसे चार्जशीट को एडमिट नहीं किया जाएगा जब तक एविडेंस ना हो वीडियो के फॉर्म में। कहने का मतलब ये है ताकि निर्दोष आदमी कारावास में नहीं जा सके। बात समझ में आ गया ना। और देखो इतना ही नहीं, जो भी आदमी को 7 साल का कारावास हो गया, यदि 7 ईयर्स का कारावास हो गया तो वो चीज़ तुम्हारा फॉरेंसिक जाना चाहिए एविडेंस के लिए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक जानते हो, जहाँ पे लैब वगैरह है, तो लैब वगैरह में ठीक से चेक हो। मान लो कि किसी भी आदमी को 8 साल का हो गया, जेल हो गया, 7 साल से ऊपर है, तो 8 साल का जेल हो गया, तो वही एविडेंस जाना चाहिए फॉरेंसिक में, लेबोरेटरी में जाना चाहिए, लेबोरेटरी में चेक होना चाहिए, तभी जाके हम 7 साल को उसको सजा दे सकते हैं। मगर क्रिटिक्स लोग ये बोलते हैं इस पे कि तुम्हारे कंट्री में कितना लेबोरेटरी है, जरा बताओ तो हमको फॉरेंसिक का। तो ऐसे तो बहुत सारा केसेस पेंडिंग में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए यदि ये चीज़ को आपको सफल करना है इस फीचर्स को, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनाना होगा कंट्री में ज़्यादा, तब जाके तुम्हारा वहाँ पे चेक हो सकता है एविडेंस के रूप में। समझ में आ गया स्टूडेंट। और आगे देखो, कोई भी पुलिस यदि किसी को देखो, एक पुलिस ऑफिसर रहेंगे तुम्हारा हर एक पुलिस स्टेशन में, एक पुलिस ऑफिसर, खास पुलिस ऑफिसर रहेंगे, जिसका काम है कि जिसको भी पकड़ा गया, कोई भी आदमी को पकड़ा गया तो उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पुलिस पकड़ लिया, पता ही नहीं चला रिलेटिव्स को कि मेरा बच्चा गया कहाँ पे है। तो इस तरह के एक पुलिस ऑफिसर होंगे जिसका काम है कि चाहे ऑनलाइन के थ्रू, चाहे फ़ोन के थ्रू, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे या फिजिकल मोड में जाके वो बोल दे कि आपका बच्चा भी जेल में है, ताकि लोगों को पता चले। बात समझ में आ गया। तो ये एक स्पेशल पुलिस डेजिग्नेट किया जाएगा। आगे देखो, चलो ठीक है, तुमने समझ लिया हाँ कि ये क्या क्या फीचर्स है। और कुछ कुछ फीचर्स तो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, फॉरेंसिक भी बहुत अच्छा है, यदि हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 7 साल किसी का जीवन आप खराब कर रहे हो। आर्टिकल 21 डायरेक्ट वॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, है कि नहीं बताओ, तो उसके लिए तो सही है। मगर देखो यहाँ पे वही बात है स्टूडेंट, कुछ सजेशन होगा, कुछ क्रिटिसिज्म होगा यहाँ पे, क्योंकि होगा ही होगा। समझो ये छोटा चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो बिल है पूरा जनमानस 140 करोड़ आदमी को असर पड़ेगा इस चीज़ का, 140 करोड़ पॉपुलेशन को डायरेक्ट असर करने वाला है ये बिल। तो वाइडर, एक तो वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए इसके लिए। तो देखो नंबर 1 क्या है, हाँ सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो है कि हिंदी नेम, जानते हो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि हिंदी नेम क्यों होना चाहिए, है ना। तो CRPC IPC ये जो है क्यों केवल हिंदी नेम से ही हो, रीजनल नेम भी इसका होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा फर्स्ट क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि सेडिशन, चलो सेडिशन को आपने हटाया, बहुत ही वेलकम मूव है, मैं एट द सेम टाइम नया प्रोविजन तो ऐसे वाला ले आए आप, सेक्शन 150। बात समझ रहे हो। तो ये भी एक गलत बात है, क्योंकि अब सॉवरेनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, तो हरदम तुम्हारा इंटरप्रिटेशन होने वाला चीज़ है। तो फिर तो सिमिलर चीज़ ही ले आए आप उठा के, समझे। इसको मिसयूज़ करेगा ही करेगा स्टेट। और एट द सेम टाइम एक आप सेक्शन जो ऐड किए हो, सेक्शन 195, जो कि अभी का 153B IPC का ही बराबर है, इसमें ये बोला गया है स्टूडेंट कि कोई भी फॉल्स, है ना, कोई पब्लिश करता है, मिसलीड करता है इन्फॉर्मेशन को, तो उस समय यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत देता है आपको, जिसके वजह से सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को फ़र्क पड़ता है, तो उसको जेल में डाला जा सकता है। तो ये भी तो मिसयूज़ होने वाला चीज़। सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी। तो यहाँ तो स्टेट जानते हो कि बहुत बड़ा ब्रैकेट खेल लेगा। बात समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ से कहने का मतलब है सेक्शन 150 का बात हो या सेक्शन 195 का बात हो, ये दोनों सेक्शन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है। आगे देखो मॉब लिंचिंग, हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि मॉब लिंचिंग और इस तरह का जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको आपने एक दिया है, दिशा दिया है। मतलब सबसे बड़ी बात सवाल ये है, व्हाट अबाउट द हेट स्पीच। हमारे देखो 9 PM जैसे 9 बजता है, तुम खोल के देख लो TV सब, वहाँ से मुल्ला और एक पंडित बैठ जाएगा, हेट स्पीच ही देना शुरू कर देगा। तो हेट स्पीच के लिए बहुत दिन से ही मांग उठ रहा है इंडिया में कि हेट स्पीच पे भी एक लेजिस्लेशन होना चाहिए। तो हेट स्पीच पे क्यों नहीं आए आप। मॉब लिंचिंग का आपने किया, मॉब लिंचिंग के लिए आपने लाया, बहुत अच्छी बात है। व्हाट अबाउट द हेट स्पीच, हेट स्पीच के लिए भी लाना। हेट स्पीच समझ रहे हो ना, आपके बोलने से हो जा रहा है वहाँ पे। जैसे देखो ना, ये दिल्ली का जो दंगा हुआ था, तो मिश्रा ने कुछ बोला था ना, मिश्रा का बोलने की वजह से बहुत बड़ा दंगा हो गया, दिल्ली का बता रहा हूँ मैं। और इस तरह देखो OBC भी कुछ बोलता है तो हैदराबाद में भी होने का चांस है। व्हाट अबाउट द हेट स्पीच। और देखो रात को प्रत्येक दिन ही तुम 9 बजे खोल के बैठ जाओ, जो डिबेट होता है TV में 8 बजे 9 बजे जो डिबेट होता है, उसमें तुमको हेट स्पीच सुनने को मिलेगा ऑलवेज। बीजेपी का प्रवक्ता भी दे रहा है, इधर ये भी दे रहा है, तो उसको भी लगाम लगाने के लिए होना चाहिए था, तो वो मिसिंग हो गया। हाँ देखो वही बोला कि चलो ठीक है, आपने सेपरेट प्रोविजन लाया मॉब लिंचिंग के लिए, अच्छी बात है। मगर सबसे बड़ी बात है कि मॉब में 100 आदमी 1000 आदमी इन्वॉल्व रहेगा तो उसको कैसे कैपिटल पनिशमेंट दोगे, थोड़ा बताना उसके बारे में। ये क्रिटिसिज्म है।
बात समझे। हाँ, फॉरेंसिक, वही फॉरेंसिक टीम को बोले हो कि 7 साल का कारावास होगा तो फॉरेंसिक टेस्ट करना जरूरी है। हमारे कंट्री में कितना है बताओ तो फॉरेंसिक लैब सब, तो पहले तो उसको ठीक करना होगा। नहीं, अब देखो ऐसा होगा तो फिर बैकलॉग्स हो जाएंगे बहुत पीछे, केसेस पे केसेस धरा रह जाएगा, और फिर उसका तारीख पे तारीख चलेगा स्टूडेंट। अब इसमें बोला कि पहले क्या था कि पुलिस कस्टडी में आप 15 दिन तक आप रख सकते थे, आप 15 दिन से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये भी बोल रहे हैं कि लोग हो सकता है स्टेट अपना वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से आदमी को 15 दिन से अंदर रखे और बढ़ाते चले, तो ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 19 का वायलेशन हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। और मैरिटल लेव अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बताओ मैरिटल लेव को लेकर कितना बात चल रहा था, कब से चल रहा है डिबेट कि मैरिटल लेव को रिकॉग्नाइज कर। देखो इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट, बात समझो ना। मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो वही बोल रहे हैं किटिस की क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। और क्रिमिनल डिफेमेशन अभी भी है, और वर्ड वही लूजली वर्ड है। क्रिमिनल डिफेमेशन वही जो राहुल गांधी इसी के अंदर फंसा था। किसी को आप डिफेम करते हो, किसी का मानहानि करते हो, तो आपको हो सकता है जेल हो सकता है, मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए हो सकता है, जानते हो ना ये चीज़। तो ये भी तो बहुत दिन से मांग उठ रहा है कि क्रिमिनल डिफेमेशन वाला चीज़ हट जाना चाहिए इंडिया से, और अभी भी क्रिमिनल डिफेमेशन वाला चीज़ है, बट वो वर्ड को ठीक से क्रिस्टलाइज नहीं किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब तुम्हारा क्रिटिसिज्म है। आगे देखो आय का रास्ता क्या होना चाहिए स्टूडेंट। आय का रास्ता ये होना चाहिए कि ये लेजिस्लेशन जो है ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को फ़र्क पड़ने वाला है हिंदुस्तान में, इसलिए इसमें स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, अधिक से अधिक आदमी होने चाहिए, जुड़ने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक आदमी अपना सजेशन दे सके। नंबर 1 समझे। इसमें जितनी भी वेगनेस है, जैसे अभी देखो ना वेगनेस था ना क्रिमिनल डिफेमेशन को लेके, आईपीसी सेक्शन 150 को लेके, जिसमें तुम्हारा सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का बात किया गया है। जितने भी वेग वर्ड है, जो लूज वर्ड, उसको पहले ठीक करना होगा हमें। बात समझे। हमें इस तरह का बनाना होगा लॉ को ताकि सिक्योरिटी और इंडिविजुअल का फ्रीडम बैलेंस हो सके। नहीं तो स्टेट को हमेशा ही एडवांटेज मिलता है, स्टेट हमेशा ही तुम्हारा इंडिविजुअल का फ्रीडम बर्बाद कर सकता है। बात समझे। बैलेंस होना चाहिए। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट की मार्जिनलाइज और वल्नरेबल सेक्शंस को भी उतना ही जस्टिस मिल सके। अभी आमतौर पे क्या होता है, अभी जो आदमी अमीर होता है, जो रिच होता है, जो रिसोर्सेज होता है जिसके पास, तो आराम से बेल ले लेता है। और कई गरीब ऐसे होते हैं बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है तो सर रहा है जेल में। तो जस्टिस सिस्टम ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, जो गरीब आदमी है जो जेल में है उसको भी बेल मिलना चाहिए टाइम पे। तो बिल्कुल वही बोला गया कि मार्जिनल और वल्नरेबल सेक्शन के लिए बराबर करना चाहिए। इक्वलिटी और इक्विटेबिलिटी पे काम होना चाहिए ताकि सब आदमी को टाइम पे बराबर तुम्हारा वो मिल सके, बेल मिल सके। तो वही हमें करना होगा स्टूडेंट। तो इसमें वही जो विक्टिम्स और जो पोर है उसको जितना आप अच्छे से जस्टिस दे पाओगे तभी हम कहेंगे कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेटर है। अदरवाइज उसको न्याय ही नहीं मिल रहा है। और ये होता है इंडिया में। देखो ना, अमीर आदमी जैसे अर्नब गोस्वामी है, उसके अगेंस्ट केस हुआ तो अगला दिन ही सुप्रीम कोर्ट बैठ के फैसला दे दिया। अब बताओ कितना गरीब लोग मर रहा है। दारूबंदी हुआ बिहार में, कितने आदमी जेल में गए, अभी भी सर रहे होंगे कितने लोग। तो उसके लिए अलग तरीका क्यों और अमीर आदमी के लिए अलग तरीका क्यों, सवाल तो उठेगा ही। बात समझे। तो ये सब चीज़ पे भी काम करना चाहिए एज पर द एक्सपर्ट्स। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ, बालेम डिक्लेरेशन और यूनाइटेड फॉर आवर फॉरेस्ट, ये 2 डिक्लेरेशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बेलेम डिक्लेरेशन है। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हिंदू पेपर में आया था 13 अगस्त को। अब समझो स्टूडेंट क्या हो, जानते हो अमेजन का जो बेसिन है, अमेजन जानते हो ना। अरे अमेजन सुने हो ना, अमेजन रिवर दुनिया का सबसे बड़ा तुम्हारा लार्जेस्ट रिवर है, वो लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट रिवर है क्योंकि उसमें वाटर बहुत प्रेजेंट है। यू नो, इसका बेसिन बहुत जगह पे, जैसे देखो अभी जो लीडर्स आए हैं बोलिविया का, बोलिविया में बेसिन है उसका, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुला, गुआना, सुरिनामा, सुरीनेम एंड तुम्हारा फ्रेंच गुआना, ये बैठे हैं सब लोग आए हैं। और तुम्हारा जो ब्राज़ील का जो जगह है बलेम डो पारा, वो जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पे सब लोग मीटिंग किए हैं क्योंकि ये जितने भी कंट्रीज़ के लोग आए हैं सब तुम्हारा अमेजन बेसिन का ही आदमी लोग हैं, अमेजन बेसिन का ही कंट्री सब है। बात समझे। देखो सभी लोग अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जितने भी कंट्रीज आए हैं। अब अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने भी अमेजन रिवर बेसिन्स का कंट्रीज होगा, एग्जांपल देखो 60% स्टूडेंट ब्राज़ील में है अमेजन का बेसिन, 60%। सोचो ब्राज़ील कितना एरिया को होल्ड करता है। हाँ, 13% पेरू में है, 8% बोलिविया में है, 7 और 6% तुम्हारा कोलंबिया और वेनेजुला में है, 3% तुम्हारा गुआना और सुरीनाम में है और 1% तुम्हारा फ्रेंच गुआना और इक्वाडोर में है। समझ गए ना। तो सभी हो गए ना हिस्सा, सभी हो गए ना। जान रहे हो ना कंट्री, ये दिख रहा है तुम लोग को कंट्री, किसने दिखा दो कंट्री सब बच्चे लोग को।
कौन सा कंट्री का, इधर देखो, यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पे देखो, ये कंट्री का बोला गया है। हाँ ठीक है, दिख गया ना। हाँ देखो इसमें क्या हुआ कि हाँ इसमें बात यही होगा कि कैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट को बचाना है, कैसे इसका बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि तेज़ी से रेन फॉरेस्ट कट रहा है वहाँ पे। तो मैं तुम लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि ब्राज़ील में तो अब नया सरकार आया है ना, लूला दा सिल्वा, ये नया प्रेसिडेंट है अभी। इससे पहले कौन था? बोल्सोनारो था। बोल्सोनारो ने क्या बोला कि हमको कोई मतलब नहीं है, फॉरेस्ट काट देंगे हम। तो उसने तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया था। और अभी थैंक्स कि अभी नया प्रेसिडेंट वहाँ पे आया, लूला दा सिल्वा। लूला दा सिल्वा है वो विजनरी है, फॉरेस्ट को बचाने में वो एक नंबर है। तो वही बोल रहा है कि एक तो हमारे जो प्रीडिसेसर ने पहले जो बोल्सोनारो ने जो गलत काम किया उसको ठीक करना है, और रेन फॉरेस्ट कट रहा है अभी। हाँ वहाँ पे माफिया सब क्रिएट हो गया है, माफिया लॉबिंग कर रहा है वहाँ पे, समझे, यानी कि टिम्बर को काट के बेचा जा रहा है फर्नीचर के रूप में, और वहाँ के जो लोकल लोग भी है वो भी काट रहे हैं। तो ऐसे में तो ख़त्म हो जाएगा अमेजन का, और अमेजन में कुछ दिक्कत होगा तो पूरा पृथ्वी को दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जानते हो लंग्स ऑफ द अर्थ है वो, समझ गए। आगे देखो स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये लोग जो बैलेंस डिक्लेरेशन हुआ है, इतने कंट्रीज लोग एक साथ में आए, तो क्या बात हुआ है, क्या उसका चर्चा हुआ है। तो पहला चर्चा देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें ये बोला गया कि डेप्थ फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि अब बहुत ज़्यादा ही क्लाइमेट एक्शन के लिए पैसा चाहिए ना, मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए। तो जब मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए हमको पैसा चाहिए, फॉरेस्ट कवर को और ठीक करना है, तो डेवलप कंट्री भी इसमें योगदान दे, बिना डेवलप कंट्री का नहीं होने वाला है। और देखो रेन फॉरेस्ट बचेगा तो केवल ब्राज़ील को ही फायदा नहीं होगा, पूरा दुनिया को फायदा होगा। इसलिए डेवलप कंट्री भी आगे आए और इन लोगों को डेप्ट दे, कर्जा दे, सॉफ्ट लोन दे इन लोग को, ताकि ये लोग उस पैसा से और अच्छे से रेन फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सके। नंबर 1। नंबर 2 क्या है स्टूडेंट कि जो भी वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रहा है, हाँ इलीगल माइनिंग हो रहा होगा ना, हाँ बहुत सारा वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह कट रहा होगा, लॉजिंग हो रहा, लॉजिंग मतलब फर्नीचर के लिए बेचना, फॉरेस्ट को काट के बेचना, समझे। ये सब चीज़ के लिए वहाँ पे बेटर तुम्हारा मैनेजमेंट होना चाहिए। और जो इंडिजिनस पीपल, अब देखो वहाँ का पीपल करेगा क्या, तो वहाँ का जो नेटिव पीपल है, नेटिव पीपल पूरा फॉरेस्ट पे टिका हुआ है, तो वो लोग भी काटता है पेड़ को, तो उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो फिर काट को क्यों काटेगा वो, फॉरेस्ट को क्यों काटेगा वो। इसलिए इंडिजिनस पीपल को भी एक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का वहाँ पे जरिया होना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा के लिए हमको बाहर डेवलप कंट्री का सहारा चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ये भी बोला गया कि एक यस ग्रीन कोलिशन होना चाहिए, यानी कि फंड जो होना चाहिए वो ग्रीन कोलिशन के लिए जाए, यानी कि प्रोजेक्ट के लिए जाए, ताकि ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे रेन फॉरेस्ट का, समझे। फंड आना चाहिए यहाँ पे, ताकि वो फंड से कंजर्वेशन वाला एफर्ट दिखे और एम्प्लॉयमेंट वाला दिखे। क्योंकि देखो जो पुअर आदमी है, इंडिजिनस पीपल है, वो तो पूरा फॉरेस्ट पे टिका हुआ है ना, और फॉरेस्ट का ही चीज़ बेच के वो खा रहा है बेचारा, उसका भी गलती नहीं है। तो ऐसे लोग को रोजगार में जोड़ना, ऐसे लोग को यदि हम रोजगार में शिफ्ट कर दिए, जोड़ दिए, तो फॉरेस्ट बच पाएगा। अच्छा सोच। हाँ ये अलग बात है कि ये बैलेंस डिक्लेरेशन में ऐसा नहीं हुआ जैसे पहले होता था ना कि इतना % ठीक कर देंगे, ये बात नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल देखो, रिसेंट टाइम में कोलंबिया ने बोला था कि हम जीरो डिफॉरेस्टेशन बाय 2030 करेंगे, कोलंबिया ने बोला था। कोलंबिया बगल का ही कंट्री है स्टूडेंट, समझे। और ये फिर ऐसे बोला जाता है ना कि 80% हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन में ठीक कर देंगे, बट इस तरह का बात इसमें नहीं किया गया है। तो कह सकते हो एक लिमिटेशन है, इसमें बोल देना चाहिए था कि 2030 तक हम क्या करेंगे, रेन फॉरेस्ट को 80% तक फिर से रिकवर कर लेंगे, बट ये बात यहाँ पर रखा नहीं गया है। मैं जो भी नहीं रखा गया कोई बात नहीं है, मैं ये बोल्ड डिसीजन है सबका एक साथ आना और एक प्रपोज करना, इस तरह का चीज़ सब। आगे देखो, हाँ तो ये तो तुम्हारा हो गया साउथ अमेरिका का बात। तो सिमिलर चीज़ तो देखो, रेन फॉरेस्ट का पट्टी तो पूरा जाता है, अफ्रीका में भी जाता है, इंडोनेशिया में भी जाता है। अफ्रीका का पट्टी में बहुत सारा कंट्री आएगा ना, कंगो रिपब्लिक आ जाएगा। तो चाहे वो देखो अफ्रीका वही बोला है, चाहे तुम रिपब्लिक ऑफ कंगो का बोलो, है ना, रिपब्लिक ऑफ कंगो का बात बताओ, या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, है ना, जो अफ्रीका से, या फिर तुम इंडोनेशिया लो एशिया से, ये कंट्री भी उसी पट्टी में आता है, रेन फॉरेस्ट की पट्टी में आता है ना। कोई जल्दी से तेज़ी से आके दिखाओ, मैप दिखाओ, रिपब्लिक ऑफ कंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो। हाँ तुम आओ जल्दी से, आ लो जल्दी दिखाओ सभी स्टूडेंट को तेज़ी से। हाँ देखो यहाँ पे देखना है तुम लोग को, मैप देखना है। हाँ दिख गया ना, इंडोनेशिया भी दिखाओ सबको तेज़ी से, समझे। एक रेन फॉरेस्ट का पट्टी जाएगा, पूरा जाएगा, मतलब इक्वेटर सब आसपास का जो पट्टी जाएगा, दैट्स कॉल्ड रेन फॉरेस्ट का एरिया है वो, समझ गए। तो केवल साउथ अमेरिका में ही होने से नहीं ना होगा जी, और भी जगह से तो क्रॉस करता है ये, तो सब जगह से होना चाहिए। और ये जो यूनाइटेड फॉर आवर फॉरेस्ट जो प्रयास है, ये एक्चुअली अफ्रीका प्लस एशिया का प्रयास है, समझ गए। जिस तरह वो उसका प्रयास था ना बैलेंस डिक्लेरेशन, इस तरह इसका प्रयास है, ये 2 कंटिनेंट का प्रयास है। अब इसमें क्या बोला गया है स्टूडेंट
कि हम करेंगे, हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसको कम करेंगे, समझे, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस होना चाहिए। तो देखो ये जाता है तुम्हारा 1 जनवरी 2023 से जो लूला डा सिल्वा जो आया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और वर्ल्ड में एक तरह से ना मैसेज दे रहा है कि भाई काम करना पड़ेगा, नहीं तो टिपिंग पॉइंट आ जाएगा इन्वायरमेंट का ना, तो हालत ख़राब हो जाएगा। फिर ऐसे ही देखो ग्लोबल वार्मिंग वर्ड को रिप्लेस कर लिया ग्लोबल बॉइलिंग ने। तो जानते हो दुनिया किस तरह तप रहा है अभी। जब दुनिया तप रहा है तो एक ही जरिया है कि रेन फॉरेस्ट को बचाओ, रेन फॉरेस्ट को बचाओ। और उसमें तुम्हारा अमेजन रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा फॉरेस्ट है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, अब थोड़ा सा अमेजन, आखिर अमेजन रेन फॉरेस्ट को इतना ज़्यादा क्यों बोला जाता है, ऐसा क्या खास बात है इसमें, तो बात समझो। इसका एरिया देखो बच्चों, इसका एरिया कितना है, 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसको समझना है तो समझो कि भारत का डबल लैंड, भारत में कितना है 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का भारत का एरिया है, इससे डबल एरिया है अमेजन रेन फॉरेस्ट। इतना ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे, समझ लो, समझे। इसका मतलब जो प्लानेट का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस, जानते हो ना कि अर्थ में क्या है, ओशन है और लैंड है, समझे। यदि मैं बात करूँ पूरा अर्थ का जिसमें ओशन भी होगा और लैंड भी होगा, तो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 1.3% कंट्रीब्यूट करता है अमेजन का बेसिन। और यदि मैं केवल लैंड का बात करूँ, क्योंकि लैंड तो 25% ही है, 75% तो तुम्हारा ओशन ही है, जानते हो ना इस बात को। यदि मैं लैंड के कॉन्टेक्स्ट से बात करूँ तो लगभग 4% ये कंसिस्ट करता है, 4% लैंड कंसिस्ट करता है, तो बहुत बड़ा एरिया है स्टूडेंट, बात समझे। और इतना ही नहीं, दुनिया में जो वाइल्ड स्पीसीज है उसका 10% यहीं पे रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है जो वाइल्ड स्पीसीज पाया जाता है स्टूडेंट। हाँ, वाइल्ड स्पीसीज समझ रहे हो ना, एनिमल्स सब, उसका 10% तो केवल अमेजन रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो देखो अब अमेजन का रिवर कैसे बहता है, जानते हो कि इसका जो डिस्चार्ज बनता है अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज हो जाता है ना। स्टार्ट होता है यहाँ से, स्टार्ट होगा इधर से, पेरू से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, और ये तुम्हारा अटलांटिक ओशन में जाकर डिस्चार्ज हो जाता है। देखो गार्जियन ने बोला है, गार्जियन जानते हो बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसने कहा है कि देखो ब्राज़ील का जो बीफ इंडस्ट्री है, ब्राज़ील का बीफ इंडस्ट्री को सेटिस्फाई करने के लिए लगभग 800 मिलियन ट्रीज काटे गए हैं। तो देखो कितना तेज़ी से फॉरेस्ट वहाँ पे कट रहा है। तो यही तो चाहता है कि ब्राज़ील क्या चाहता है कि पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, उस पैसा से फिर कंजर्व किया जाएगा। क्योंकि देखो ये सब डेवलपिंग कंट्री है, ब्राज़ील भी तो डेवलपिंग कंट्री है, अपना इन लोगों को भी तो इकोनॉमी बूम ही करना होता है, डेवलपिंग कंट्री को आगे बढ़ना होता है ना। डेवलपिंग कंट्री मतलब एमर्जिंग इकोनॉमी है, उसको काम करना होता है अपने इकोनॉमी में। डेवलप कंट्री जैसा नहीं है, डेवलप कंट्री तो डेवलप्ड हो चुका है। अब बीफ इंडस्ट्री के लिए देखो इतना ट्रीज कट रहा है तो उसको पैसा चाहिए ताकि कंपनसेट हो सके। आगे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्यों, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो लंग्स ऑफ द अर्थ है, सही बात है ना। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको वो क्या करेगा, सिंक कर देगा, अपने अंदर डाल देगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। कितना बढ़िया बात है ना। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है तो उसमें जैसे कार्बन बहुत रिलीज हो रहा है, सबको वो सिंक कर लेगा। देखो ये 76 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता है, बताओ। और वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसको स्टेबल करने में अमेजन का सबसे बड़ा रोल है स्टूडेंट, समझ गए ना। अब इसमें देखो इसका तो अपना ही सिस्टम है स्टूडेंट, जो मॉइस्चर तुम्हारा जो अटलांटिक ओशन से मिलेगा मॉइस्चर, उसको रिसाइकल कर लेता है। और इसके वजह से देखो वातावरण, दुनिया का वातावरण को ये मेंटेन कर पा रहा है ना। यदि इसमें कहा जा रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उनके हिसाब से यदि 20 से लेकर 25% ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेवेनाइजेशन वाला प्रोसेस में पहुँच पाएंगे। सेवेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि वो प्रोसेस जहाँ पे ट्री सब इस स्थिति में नहीं है कि कार्बन को वो सिंक कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को वो सिंक कर सके, तो सेवेनाइजेशन वाला प्रोसेस में बिल्कुल नहीं पहुँचना है। इसी चीज़ के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है कि ताकि ये स्टेज नहीं आ सके। यदि सेवेनाइजेशन वाला प्रोसेस आ गया, इसका मतलब हुआ कि अब फॉरेस्ट में वो जान नहीं रहा है बच्चे लोग कि कार्बन सिंक की तरह काम करने का, डिस्ट्रॉय हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आगे देखो, तो देखो कितना अच्छा है, ब्राज़ील क्या प्रयास कर रहा है ना, बालेम डिक्लेरेशन के थ्रू, है ना। इधर देखो अफ्रीका भी प्रयास कर रहा है, इंडोनेशिया भी प्रयास क्या कर रहा है। तो ऐसे कंट्री से भारत को भी सीखना चाहिए, चाइना को भी सीखना चाहिए। तो वही बताया गया। और देखो उससे पहले तुम समझो कि यूरोपियन यूनियन ने भी सिमिलर लेजिस्लेशन लाया है। यूरोपियन यूनियन ने क्या लाया है स्टूडेंट, एक नया लॉ बनाया है। यूरोपियन यूनियन समझ रहे हो, यूरोप वाला हिस्सा, ये जो यूरोप जानते हो ना, ये वाला देखो, ये जो यूरोप, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि कोई भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट आता है, यदि वो प्रोडक्ट आ रहा है डिफॉरेस्टेशन करके, एग्जांपल समझो कि पहले फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट को काट के एक इंडस्ट्री खड़ा किया गया, अब इंडस्ट्री से जो सामान बन रहा है और यदि यूरोप की कंट्री में होगा तो यूरोप की कंट्री उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक जानते हो यूरोपियन कंट्री और भी बहुत सारा चीज़ कर रहा है, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा रहा है,
ये इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी कंट्री में डिफॉरेस्टेशन ना हो। ये बहुत अच्छा पहल है ना, ये अच्छा पहल है ना, एक संकेत है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करना। आप देखो डिफॉरेस्टेशन कितना हुआ, एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन हुआ, एनिमल हस्बेंड्री के हुआ, इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए हुआ, माइनिंग के लिए हुआ, दुनिया भर का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि कोई भी डिफॉरेस्टेशन करके इंडस्ट्री आया, वहाँ से प्रोडक्ट आया, तो यूरोपियन यूनियन लेने वाला नहीं है उस प्रोडक्ट को। ये लेजिस्लेशन लाया गया है, तो सिमिलर लेजिस्लेशन हमें भी लाना चाहिए। देखो आगे का रास्ता वही है स्टूडेंट कि सिमिलर लेजिस्लेशन हमें हमारे कंट्री में भी होना चाहिए, वो यूएस का बात हो, चाइना का बात हो या भारत का बात हो, क्योंकि पूरा दुनिया को निकल के काम करना होगा। जैसे ACTO कंट्रीज़ ने कितना बढ़िया काम किया है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको फिर से रिवर्स करना है ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बैलेंस डिक्लेरेशन के थ्रू। तो बिल्कुल एडवांस कंट्री, डेवलप कंट्री को भी आगे जाना चाहिए, है ना, पैसा में सहयोग करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बचेगा तभी पूरा प्लानेट में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, अदरवाइज खत्म हो जाए। क्योंकि जानते हो कि 8 प्लानेट्स में केवल अर्थ ही है जहाँ पे ह्यूमन बींग रहते हैं, और यदि ये भी डिस्ट्रॉयड हो गया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। आगे देखो 303 GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हिंदू पेपर में आया था 11 अगस्त को। तो समझते हैं इसका मामला क्या है। देखो बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल लैंसेट, जानते हो ना, पहले बार कई बार जिक्र कर चुके हैं। लैंसेट ऐसा है कि तुम UPSC में मेंशन कर सकते हो एज पर द लैंसेट रिपोर्ट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है पूरा वर्ल्ड का। तो लैंसेट ने क्या कहा है बच्चे लोग कि लिंक है एयर पोल्यूशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तुम लोग जानते हो ना, क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, समझो। यहाँ पे तुम लोग नए हो, यहाँ देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब ये है कि मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया का बेस प्रॉब्लम है। अब कुछ भी दवाई खा रहे तो वो दवाई काम ही नहीं कर रहा है, वो दवाई इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि बैक्टीरिया जीना सीख गया, उस दवाई से कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। इसलिए एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना, मुंह उठा के एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना है। यदि एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हमारे बॉडी में जो गलत बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, वो जीना सीख जाएगा उसके साथ। अब यहाँ पे वही बात किया कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। बात समझे। इसमें देखो क्या बताया कि 10% यदि राइज होता है एयर पोल्यूशन में, तो इसका असर डायरेक्ट तुम्हारा 1.1% तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो रहा है बहुत सारे कंट्रीज़ में। बात समझे, तो डायरेक्ट लिंक है कि नहीं है बताओ। अब यहाँ पे तुम खुद देखो 2019 के सर्वे के हिसाब से बताया गया कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से लगभग 12 लाख डेथ हुआ है, लगभग 12 लाख डेथ हुआ है, समझे। 1.27 मिलियन का मतलब लगभग 12 लाख है, वो 13 लाख भी बोल सकते हो, 12.7 लाख हो जाएगा तो 13 लाख कर सकते हो, लगभग 13 लाख डेथ हुआ है। और जबकि देखो जबकि लगभग 50 लाख पीपल डेथ किए ग्लोबली, यानी कि ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसके वजह से हुआ। बात समझे, इतना डेथ हुआ है। इसके वजह से और भी बहुत सारा डेथ हुआ होगा और बाकी चीज़ भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सिंपल समझो, कहने का मतलब है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका एक रीज़न क्या है, एयर पोल्यूशन भी है। आगे देखो इसमें यही बताया कैसे एयर पोल्यूशन असर करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में। बेस्ट एग्जांपल इसका देखो सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन तुम्हारा एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसको खाया जाता था स्टूडेंट ताकि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब का जो रास्ते में जो इन्फेक्शन आता है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस तरह का एंटीबायोटिक खाया जाता था। और जो तुम्हारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन आ रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ई कोलाई जानते हो बैक्टीरिया जो ह्यूमन बींग में पाया जाता है अंदर, तो ई कोलाई की वजह से तुम्हारा इस तरह का इन्फेक्शन होता था। और उसको इलाज करने के लिए हम क्या खाते थे, सिप्रोफ्लैक्सिन खाते थे। अभी देखो बच्चे लोग इसका एफिकेसी देखो कि 92% क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि सिप्रोफ्लैक्सिन खा रहे हो फिर भी ठीक नहीं होगा तुम्हारा शरीर। कहने का मतलब ये है, बात समझे, 92% रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि 8% सक्सेस रेशियो है उसका। बात समझे, बात समझ में आ रहा है कुछ भी। तो ये तुम्हारा जो सिप्रोफ्लैक्सिन है बेकार हो गया है। यदि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा बिकॉज ऑफ ई कोलाई, ये दवाई खाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो कैसे हुआ सर, ये इसलिए हुआ कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया वो जीना सीख गया, सिप्रोफ्लैक्सिन डालते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, क्यों, ये सीख गया है उसके साथ जीना। अब तुम खुद सोचो कि बॉडी के अंदर ई कोलाई है, सोचो इधर ध्यान दो, बॉडी के अंदर पहले से ई कोलाई है, जो सिप्रोफ्लैक्सिन खा रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, हाँ। और तुम्हारा जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो जीन है वो पर्टिकुलर मैटर में PM2.5 में लैच हो जा रहा है और वहाँ अटैच हो जा रहा है। अब तुम लोगे सांस लोगे तो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, फिर वहाँ से आ जाएगा, इसका तो पावर और बढ़ जाएगा।
और दवाई खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला, मर जाओगे। तो PM2.5 जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पहले से हो रहा था उसको और दुगुना रूप दे रहा है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ा रहा है। बात समझे? देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे आइसोनाजाइड एंड रिफाम्फिन, रिफाम्फिन, ये क्या है? ये तुम्हारा मल्टी ड्रग्स टीबी रेजिस्टेंस के लिए, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी है ना, जैसे टीबी देखो, टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस बहुत खतरनाक बीमारी है। पहले ये सब इलाज के लिए चलाया जाता था, समझे? अब देखो ना इसका एफिकेसी 0 हो गया। ये दवाई खाते रहो फिर भी कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए बीपाल रेजिम आता है, वही बेडाक्विलिन सब आता है, वही जॉनसन एंड जॉनसन का जो पेटेंट राइट्स था उस पर, तो बीपाल रेजिम यूज़ किया आता है। देखो ये सब दवाई फेल कर गया। तो वही बोला कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ है टीबी का, है ना, देखो ये आइसोनाजाइड एंड रिफाम्फिन ये इनएफेक्टिव हो गया स्टूडेंट, इसका 60% भी रिकवरी नहीं है ठीक होने का, यानी कि इतना बेकार हो गया, इसी के लिए बीपाल रेजिम चलाते हैं। तो देखो तुम्हारा जितना भी एंटीबायोटिक्स तुम खा रहे थे सब बेकार हो गया तुम्हारा, क्योंकि अंदर से बढ़ रहा है। और इसके बाद फिर तुम्हारा यदि जीन आ जाए तुम्हारे अंदर तो समझ लो ये दवाई तो और 0 हो जाएगा। आगे देखो अब हो क्या रहा है, बात समझो, जो मैं बार बार तुम लोग को बोल रहा हूँ कि एंटीबायोटिक जीन सब, आप समझो ये चीज़। अब इसमें समझो कि ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ड्रिवन बाय मल्टीपल पाथवे। जिस तरह जो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हो रहा है बहुत सारा रास्ता है इसका, हाँ, और एक रास्ता अब जो पाया गया फाइंडिंग्स में वो PM2.5 भी है। तो बच्चे लोग PM2.5 होता क्या है तो उसको समझो। जानते हो पार्टिकुलर मैटर है, बहुत छोटा छोटा मैटर है ये, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ तुम लोग जो पहले पढ़ाए थे तुम लोग को। देखो होता क्या, PM10 होता है, PM2.5 होता है। PM10 होता है वो रोड डस्ट कंस्ट्रक्शन साइट से स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन साइट से रिलीज होता है, समझे? आई रिपीट, PM10, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। PM10 जो है वो कैसे रिलीज होता है? रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन के डस्ट से, और वो हमारे लंग्स में नहीं जाता है, ऊपर ही ऊपर रह जाता है, अंदर नहीं जाता है। मगर जो PM2.5 है वो खतरनाक है। वो क्यों खतरनाक है पहले समझो। ये रिलीज कहाँ से होता है? ये इंडस्ट्री से रिलीज होता है, या एग्जॉस्ट जो व्हीकल्स है ना, व्हीकल्स जो निकलता है ना गंदगी, वहाँ से भी PM2.5 निकलता है। और इसका खराब चीज़ क्या है कि जब सांस लोगे ना तो लंग्स में भी चला जाएगा और तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में भी उतर जाएगा, खून का जो है ना तुम्हारा जो चल रहा है वहाँ तक सर्कुलेशन में भी उतर सकता है। डेंजर है ना, बहुत डेंजर है ये PM2.5। तो अब हम जो बात कर रहे हैं PM2.5 का बात करें, क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जितने भी तुम्हारा एंटी रेजिस्टेंट जीन है ना वो इसके ऊपर लैच हो जाता है। लैच मतलब इसके ऊपर चढ़ जाता है, और सांस तो ले ही रहे हो तुम, वो अंदर ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। एक तो पहले ही तुम्हारा बॉडी में बाबू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है, वो मिलेगा तो तुम्हारा और बॉडी बन जाएगा ना। दवाई खाते रहो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एयर पोल्यूशन में PM2.5 का बढ़ना और यहाँ पे एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस का बॉडी में बढ़ना, तो ये को रिलेशन हो रहा है। और ये नया फाइंडिंग्स है, पहले नहीं पाया गया था ये। देखो वही बताया गया, देखो यहाँ पे कि रिसर्चर्स को पता चला है कि एयर भी बहुत बड़ा माध्यम है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने कहा है कि PM2 अलग अलग जगह से आया, जैसे बायोमास तुम बर्न कर रहे हो, गोईठा वगैरह जला रहे हो ना, फायरवुड वगैरह सब, तो वहाँ से भी निकलता है, इंडस्ट्री से भी निकलता है, एग्जॉस्ट से भी निकलता है, समझे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तुम्हारा क्या है कि लंबा लंबा डिस्टेंस तक जा सकता है, समझे? जैसे एग्जांपल देखो PM2 तुम्हारे शरीर के अंदर आएगा बच्चे लोग, लंग्स में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और उसके बाद देखो कैंसर, हार्ट डिजीज, एस्थमा, ये सब भी होने का चांसेस रहेगा। तो PM2.5 बहुत ही खतरनाक चीज़ है स्टूडेंट, है ना। ये और भी रीजन से हो सकता है, जैसे आप गलत वाटर पी रहे हो तो इससे भी हो सकता है। तो यानी कि बहुत तरीके से आपके बॉडी में वो एंटर कर सकता है, कि एयर के थ्रू भी एंटर कर रहा है। मगर किसी को ये अभी तक पता नहीं था कि PM2.5 एक कैरियर भी हो सकता है एंटीबायोटिक जीन्स के लिए। ये नया फाइंडिंग्स है। आगे देखो, आगे देखो, देखो वही बोला कि लैच ऑन टू द फाइन पोल्यूटेंट पार्टिकल्स। अब देखो जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आखिर ये कहाँ से मिलेंगे? ये देखो बच्चे लोग, जितने भी जीन्स है एंटीबायोटिक जीन्स, जैसे मान लो कि कोई आदमी बीमार है और वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो निकलेगा ना बाहर, या मान लो हॉस्पिटल में कितना एंटीबायोटिक जीन्स होगा, या कोई लेबोरेटरी या कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे हर एक दिन टेस्ट होता है, तो वहाँ से निकल के एयर में चला जाएगा वो। अब PM2.5 कैरियर है उसका, और जैसे वो अटैच हो गया तो सांस लो जाएगा तुम्हारे अंदर। तो वही बताया गया है
कि अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये फूड के थ्रू आ सकता है, सोइल के थ्रू आ सकता है, वाटर के थ्रू आ सकता है, एयर के थ्रू आ सकता है, इनफैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू भी आ सकता है। यदि एनिमल पहले से प्रभावित है तो उसके पास में जा रहे हो, जैसे हम दूध दूहने के लिए जाते हैं ना काऊ के पास, और काऊ पहले से ग्रसित है तो आ जाएगा हमारे बॉडी में। बात समझे? कहाँ से निकलता है ये? देखो हॉस्पिटल से, लाइफ स्टॉक फार्मिंग से, है ना, और ये तुम्हारा पर्टिकुलर मैटर में जाके अटैच हो जाएगा। देखो उसके बाद आदमी सांस लेगा, वो चला जाएगा, उसका रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंजरी हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट आप देखो जब ये अंदर आएगा तो वो बोल रहे हैं ना कि और जो तुम्हारा पहले से एक तो तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसको और सोल्डिफाई कर देगा और बढ़ा देगा वो तेजी से। तो इसलिए स्टूडेंट इसका जो हो रहा है ना वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन एक बैक्टीरिया, आप देखो होता क्या है, एक बैक्टीरिया है आपके बॉडी में, एक बैक्टीरिया है, तो ये दोनों बैक्टीरिया को मजबूत कर देगा अंदर आके और दोनों में जान ला देगा ये। तो उसके पास और ज़्यादा रेजिस्टेंस का कैपेसिटी जनरेट हो जाएगा। और दवाई खाओ, अब तो कोई एक्यूरेसी नहीं है तुम्हारा। पहले तो कम से कम 20% 30% एक्यूरेसी था ना, वो एक्यूरेसी भी खत्म हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर नया ड्रग्स बनाना पड़ेगा आपको। अब क्या भरोसा वो ड्रग्स को लेके भी फिर रेजिस्टेंट हो जाएगी, है कि नहीं? बताओ तो ये प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है स्टूडेंट। बात समझो यहाँ पे। तो देखो ये एक मैसेज है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यदि एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल कर लिए तो आदमी का हेल्थ पे कंट्रोल कर लिए, इसका मतलब नहीं। एयर पोल्यूशन में PM 2 कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो भी कम होगा। तो वही बोला कि ये एक तरह से पॉलिसी मेकर्स के लिए बेस्ट वो है, हाँ, मैसेज है कि आप एयर पोल्यूशन पे काम करो, समझे? एयर पोल्यूशन काम, जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो चाइना ने गजब काम किया है। चाइना ने बच्चे लोग जो 7 साल में जो एयर पोल्यूशन रिड्यूस किया है उतना रिड्यूस करने में अमेरिका को 30 साल लगा है। तो क्यों नहीं हम चाइना की तरह एयर पोल्यूशन रिड्यूस कर ले? बात समझे? तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। और देखो यदि हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो पूरे एयर क्वालिटी वो कम हो जाएगा और अच्छा क्वालिटी ऑफ एयर भी बढ़ जाएगा। जैसे एयर पोल्यूशन घटाओगे तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एयर बढ़ेगा ना, नंबर 1। और दूसरी बात है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो क्रिएट हो रहा है अभी, जो स्ट्रेंथन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि एक पंथ दो काज, बस हम एयर पोल्यूशन को ही कंट्रोल कर ले तो क्वालिटी ऑफ एयर बेटर हो जाएगा। जब क्वालिटी ऑफ एयर बेटर हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या है, तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, समझ गए ना? और हमें बिल्कुल चाइना का मॉडल को अपनाना चाहिए। आगे देखो लास्ट हुआ GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। देखो कितना आया है टॉपिक, तीनों टॉपिक यहीं से आया आज। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये 2 अगस्त को आया था स्टूडेंट इंडियन एक्सप्रेस में। बात समझो मामला क्या है। ये जानते हो टाइगर 13 कंट्री में पाया जाता है ना, 13 कंट्रीज रेंज कंट्री है टाइगर का। अब तुमको याद करना होगा कि फर्स्ट ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम हुआ था 2010 में, जहाँ पे प्रयास किया गया था कि जितने भी टाइगर रेंज कंट्री है सब इकट्ठा आए और 13 जो कंट्रीज एक साथ आए और टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करें। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है ना। अब फलस्वरूप देखो कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना बड़ा है ना, नेपाल का भी बड़ा है और प्लस तुम्हारा उधर रसिया का भी बड़ा है कि नहीं बड़ा है। मगर दुर्भाग्य की बात यह कि साउथ ईस्ट एशिया का पॉपुलेशन घट गया। हाँ, कंबोडिया का 0 हो गया, लाओ पीडीआर का 0 हो गया। ये देखो अब इसीलिए फिर से एक 2.0 नया फेज शुरू किया जाएगा 2023 से लेके 34 तक, यानी कि 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए टाइगर गवर्नेंस क्या होना चाहिए, टाइगर को किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इस साल से स्टार्ट होगा। हाँ, एक पहले हो चुका है ना 2010 से लेके तुम्हारा 23 तक के लिए, अब 23 के लिए तुम्हारा ये होगा। समझ गए स्टूडेंट? देखो ये 2.1 में ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। किसने डॉक्यूमेंट तैयार किया? ग्लोबल टाइगर फोरम एंड ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल। समझे ये कहाँ पे हुआ? जो भूटान का जो कैपिटल है थिम्पू में हुआ था। जब इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा था तब इस तरह का डिक्लेरेशन को वो किया जा रहा था, प्रपोज किया जा रहा था। होप सो समझ में आ गया होगा तुमको। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल समझो कि साउथ एशिया का मतलब नेपाल, इंडिया, है ना, बहुत ही इंप्रूव किया। रसिया ने भी इंप्रूव किया एज कम्पेयर टू 2010 कंपेयर में 2022 में बहुत इंप्रूव की है। मत सेम इज़ नॉट फॉर द साउथ ईस्ट एशिया। जैसे कंबोडिया हो गया, लाओ पीडीआर हो गया, वियतनाम हो गया। बच्चे लोग यहाँ पे टाइगर ही खत्म हो गया। समझे सिचुएशन बहुत ख़राब है। देखो इंडिया से इंट्रोड्यूस करेगा ना कंबोडिया के लिए, बताए थे ना पिछले क्लास में। हाँ, तो फिर ये स्थिति हो गया। तो जो होमोजीनियस इंक्रीज नहीं हुआ है 13 कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में 0 हो गया। यहाँ पे देखो कितना कौन सा कंट्री प्रेजेंट है? बांग्लादेश,
भूटान, कंबोडिया 0 हो गया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया वहाँ कम हो गया, लाओपीडिया 0, मलेशिया वहाँ भी कम हो गया, म्यांमार देखो वहाँ पे भी कम हो गया, नेपाल ठीक है, रसिया ठीक है, थाईलैंड बहुत कम हो गया, वियतनाम भी बहुत कम हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में मैक्सिमम कंट्री में कम हो गया। हाँ, एक टाइम बच्चे लोग कजाकिस्तान में भी कभी हुआ करता था टाइगर, अब वहाँ पे री इंट्रोडक्शन होगा ताकि फिर से टाइगर आ सके, अभी नहीं है। तो 13 रेंजिंग कंट्री में ये नहीं आता कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में कभी टाइगर हुआ करता था। आगे देखो, तो आखिर 2.0 आया है ना, तो 2.0 में क्या बात किया गया कि आखिर क्या चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन बहुत सारे कंट्री में लगातार घट रहा है। तो क्या होना, एंटी पोचिंग स्टेप्स। एंटी पोचिंग स्टेप का मतलब क्या है कि जो हंटिंग हो रहा है और हंट करके बेच रहे हैं, टाइगर का बहुत सारा चीज़ को बेचा जाता है, तो कैसे उसको रोके। हैबिटेट प्रोटेक्शन, कैसे हम टाइगर रिजर्व्स को और प्रोटेक्ट करें। टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि नहीं है। टाइगर निकल जाता है तो ह्यूमन बींग के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ह्यूमन बींग मार देता है उसको, कैसे ये चीज़ कम हो, है ना। वही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट कैसे कम हो। एंड प्रे ऑगमेंटेशन, देखो मेन है प्रे। अब देखो टाइगर को डियर मिलना चाहिए ना खाने के लिए, तभी तो वो जीवित रहेगा। तो प्रे को कैसे मेंटेन किया जाए फॉरेस्ट में, समझे। और देखो टाइगर मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, टाइगर कहाँ कहाँ जा रहा है, तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। देखो इंडिया में देखो एम स्ट्रिप्स पढ़ाए होंगे तुम लोग को, जहाँ पे पग दिखाया जाता है कि टाइगर का पग कहाँ कहाँ से क्रॉस करके गया, इससे पता चलेगा कितने टाइप के टाइगर है। एम स्ट्रिप्स लिख सकते हो। एम स्ट्रिप्स तरीका है, 2016 में भी यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि एम स्ट्रिप्स क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो टाइगर का मॉनिटरिंग से रिलेटेड है स्टूडेंट, समझे। तो इस तरह का व्यवस्था कायम करना, इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट होना, फ्रंट लाइन स्टाफ बनाना, वहाँ पे देखो टाइगर ठीक है कि नहीं है, उस तरह का एक स्टाफ बना दो, सिक्योरिटी बना दो वहाँ पे, है ना। और फॉरेस्ट लॉस को बचाना, क्योंकि फॉरेस्ट लॉस जितना होगा उतना ही टाइगर बेघर हो जाएगा, बात समझे। हाँ, सॉवरेन फंड होना, एक अलग से फंड बनाना ताकि टाइगर प्रोटेक्शन हो सके, है ना। क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस, देखो क्लाइमेट की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है ना, तो इस तरह का प्रैक्टिस करना ताकि टाइगर सर्वाइव कर सके। और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर करना, तो ये सभी चीज़ है जो 2.0 में फोकस किया जाएगा। आगे देखो, अब जहाँ तक सवाल है भारत का, अब भारत का देख लो, सबसे लास्ट पेज जाओ तो बच्चे लोग, सबसे लास्ट पेज जाओ, यहाँ से बताना बहुत ज़रूरी है। देखो याद करो तुम लोग, हम लोग सबसे लास्ट पेज देखो, सबसे लास्ट पेज में आंकड़ा दिया गया है। देखो सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट दोनों को जोड़ दिया गया है। हाँ, सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे एमपी सब आ जाएगा, ईस्टर्न घाट समझते हो ना, इस तरफ का उड़ीसा वाला कोस्ट है, इस तरफ ईस्टर्न घाट का, ये दोनों को देखेंगे। इसमें देखो समझने वाली बात है, इसमें जो बाजी जो मारेगा वो मध्य प्रदेश ही होगा, ये भी समझना होगा तुम लोग को। 2018 में कितना टाइगर था, 1033, यहाँ इस रीजन में कितना हुआ 1439, यानी कि लगभग तुम्हारा 40% से बढ़ा है, 40% बढ़ा है। मैं उसका क्रेडिट जाएगा केवल तुम्हारा एमपी को जाएगा, क्योंकि बाकी जगह ईस्टर्न घाट्स में नहीं बढ़ा है, क्योंकि साथ में ले रहे इसलिए तुमको बढ़ते हुए दिख रहा है, इसको भी समझना होगा हमको। दूसरा देखो वेस्टर्न घाट्स में, देखो वेस्टर्न घाट में भी ठीक बढ़ा है, समझे। 981 था तो 1087, हम कह सकते कि 10-12% से बढ़ा है। शिवालिक हिल्स जानते हैं ना, ऊपर वाला तराई रीजन नेपाल से जो सटा हुआ एरिया है, ठीक है, तो उसमें देखो 646 था, 819 हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 15-20% से बढ़ा है यहाँ पे भी। और देखो नॉर्थ ईस्ट हिल्स और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, 219 था, वो कितना 236 बढ़ा है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है तुम्हारा, है ना, 8-9% या 10% होगा। सुंदरबन देखो, सुंदरबन भी 88 था, 100 लगभग 101 हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, वही 5 से लेकर 10% का इसका राइज होगा। अब देखो ये क्यों बताएं तुम लोग को, इसमें तुमको हर जगह ही राइज दिख रहा है, राइज दिख रहा है ना हर जगह ही। हम जानते हैं कि झारखंड में कम हो गया, हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में कम हो गया, एमपी में भी बढ़ा है, बस एमपी में बढ़ा है, एमपी में भी बढ़ा है तो ज़्यादातर तुम्हारा टाइगर बाहर ही है, टाइगर रिजर्व से बाहर ही है वो, कर्नाटका में कुछ नहीं बढ़ा, बात समझे। तो वही चीज़ हमको समझना है यहाँ पे। देखो टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, खुशी का बात है, बहुत बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सबको जोड़ोगे तो हम लगभग 24% से इंक्रीज़ किए हैं, पहले का देख लो, खोल के देख लो। और एमपी में तो 49% चला गया इंक्रीज, तो ठीक है टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है, बहुत खुशी का बात है। मत देर इज स्टिल प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, देखो कि देखो ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ा मगर लोकल तो डिक्लाइन हुआ है, वेस्टर्न घाट्स में डिक्लाइन हुआ है, झारखंड में डिक्लाइन हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में डिक्लाइन हुआ है, बात समझे। मोरेवर देखो 30% जो टाइगर रिजर्व है उसको तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर तुम्हारा टाइगर बाहर है, आउटसाइड एरिया में है, वो टाइगर रिजर्व में नहीं है। टाइगर रिजर्व में केवल 65% ही टाइगर पॉपुलेशन है, बाहर घूम रहा है इधर उधर, तो कॉरिडोर बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। मैं कई दिन से बोल रहा हूँ तुम लोग को कि 30 से 35% तो बाहर ही घूम रहा है। हाँ देखो एग्जांपल देखो 2021 का जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, वही फॉरेस्ट रिपोर्ट जानते हो देहरादून में है ना, वहाँ पे सेंटर हर एक 2 साल में बनाता है, ये बाइनियल रिपोर्ट है।
उसने कहा है कि यदि टाइगर को बचाना है तो कंटिन्यूअस लैंडस्केप होना चाहिए, अनडिस्टर्ब लैंडस्केप होना चाहिए और नॉन फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप होना चाहिए। अब देखो इस बार गोदावरी जजमेंट को वो किया गया, वायलेट किया गया ना, कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट 2013 लाया गया अमेंडमेंट करके, उसमें भी देखो डीम फॉरेस्ट को उड़ा दिया गया। तो बताओ बर्बाद हो जाएगा ना, कि वो डीम फॉरेस्ट में रहता होगा ना टाइगर, नहीं रहता होगा क्या? टाइगर थोड़ी ये सोच कर रहेगा कि हम नोटिफाइड एरिया में रहे या फिर हम दूसरे एरिया में रहे, वो तो कहीं भी रह सकता है। देखो वही ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो इसमें अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, बात अच्छे समझो थर्ड पॉइंट को, बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है ये। देखो यदि टाइगर यदि आइसोलेशन में रहे तो वो भी दिक्कत था, यानी कि टाइगर यदि आइसोलेशन कम टाइगर है और यदि आइसोलेशन में रहे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि उसका जो मेटिंग होगा, यानी कि टाइगर जब टाइगरेस के साथ मेट करेगी बच्चे के लिए, तो वहाँ हो सकता है जो तुम्हारा जो जेनेटिक वेरिएंट्स का एडवांटेज था वो ख़त्म हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? देखो हेल्दी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि जीन जाए आपका, हम पिताजी की तरह हैं, हमारा बच्चा भी हमारे तरह है, तो उसी तरह टाइगर का वो जीन ट्रांसफ़र होना चाहिए। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि अलग अलग जगह पे है, यहाँ पे बहुत कम टाइगर है, अलग जगह बहुत कम टाइगर, तो आपस में मेटिंग करेंगे तो एक जेनेटिक ड्रिफ्ट जो जाना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। पहले क्या था कि एरिया बड़ा था तो बहुत सारा टाइगर था तो मेटिंग होता था तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जाता, मतलब जीन वाला चीज़ जाता था। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, जो जीन रियल में जाना चाहिए था। अब जीन जाएगा तभी ना टाइगर मजबूत होगा, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। जेनेटिक चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कर सके, अपने आप को एडप्ट कर सके इन्वायरमेंट के साथ। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा तो एडप्ट नहीं कर पाएगा इन्वायरमेंट और जल्दी मर जाएगा वो, बात समझे। आगे देखो, जैसे एग्जांपल बताया गया वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से या हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन की वजह से पोचिंग मतलब वही इलीगल हंटिंग वगैरह सब, ठीक है, इसके वजह से कितना घटा है कि नहीं घटा है बताओ स्टूडेंट? वेस्टर्न घाट्स में कम हो गया ना। और देखो तुम खुश हो रहे हो कि मध्य प्रदेश में इतना टाइगर मिला है 785, उसमें से बच्चे लोग 350 जो टाइगर है वो तो आपका प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रह रहा है। तो ये भी तो मैटर ऑफ कंसर्न है कि ठीक है एमपी ने बहुत क्रिएट किया, बहुत खुशी के बाद 2018 कंपेयर में तो 49% इंक्रीज कर दिया है, मगर वो टाइगर रहा कहाँ रहा है? तो उसमें जहाँ तक टाइगर आपका मैक्सिमम टाइगर बाहर रह रहा है, बात समझे। और देखो 20 टाइगर्स हैव बीन लॉस्ट, बताओ 6 साल में लगभग 20 टाइगर तो मर चुका है एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के वजह से। जैसे एग्जाम्पल तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा जगह पे तो टाइगर बहुत कम हो गया, लगभग ये बड़ा बड़ा एरिया में 10-10 टाइगर है वहाँ पे। तो होमोजीनियस इंक्रीज तो नहीं हुआ भारत में, बात समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो, उड़ीसा देखो है ना, साउदर्न वेस्टर्न घाट देखो, नॉर्थ ईस्ट देखो, जेनेटिक डिस्टिंक्ट वैरायटी ऑफ टाइगर। बताओ अब यहाँ पे क्या है कि सब अलग अलग टाइप का टाइगर है। अब देखो अब तुम खुद पीठ थपथपा रहे हो कि एमपी का टाइगर है तुम्हारे पास, तो भाई जो सुंदरबन का टाइगर है उसका वेरिएंट अलग है ना, उसका जेनेटिक देखते हो उसमें कितना बढ़िया से स्ट्रिप्स रहता है, तो वो टाइगर मर जाएगा तो ये टाइगर लेकर क्या करोगे तुम? सब टाइगर अलग अलग वेराइटीज़ होता है, तो वो टाइगर को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, बात समझ रहे हो ना। तो यस, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उस तरह का टाइगर जो आज जानते हो कि भारत का जो नेशनल एनिमल है क्या है? टाइगर नहीं है, बंगाल टाइगर है, समझे, बंगाल टाइगर है। टाइगर तो बहुत तरह का प्रजाति हो सकता है, बंगाल टाइगर है। अब बंगाल में कम टाइगर पाया गया, इसका मतलब क्या है? टाइगर घट रहा है वहाँ पे। मध्य प्रदेश में भले आपको एक अलग जीन का टाइगर दिखेगा, ये वाला भी जीन प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, में वो घट रहा है, समझे, वो घट रहा है, तेज़ी से घट रहा है। तो वही बोल रहा है द फॉल इन द टाइगर पॉपुलेशन इन दिस रीजन इज वॉरिंग, बहुत टेंशन का विषय है। देखो अब यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट कि हमारे कंट्री में क्या है, बहुत तरह का प्रोजेक्ट्स बना दिया है ना। अब देखो एग्जांपल देखो कि चूँकि हैबिटेट टाइगर जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो लगातार घट रहा है ना, इंडस्ट्री बना रहा है, माइनिंग बना रहा है, दुनिया भर का चीज़, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है हैबिटेट में। उसके वजह से एक टाइगर को बहुत दूर तक जाना पड़ता है मेटिंग के लिए या सर्वाइवल के लिए, तो देखो वहाँ पे भी तो तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा, फिर वो भी दिक्कत है। 2021 का एक पेपर आया था, उसमें कहा था कि ये जो है इंडियन टाइगर बहुत ही जेनोमिक वेरिएशंस का सामना कर रहा है, यानी कि बहुत दूर जाना पड़ता है इसको मेटिंग करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो ये अच्छा संकेत नहीं है स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखो, जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, जो कि 23 का आया ना, उसमें भी आप डीम फॉरेस्ट का बात हटा दिए, तो वहाँ पे जो पाया जाएगा टाइगर तो वो तो वेल प्रिजर्व नहीं होगा। दूसरा देखो, एक प्रोजेक्ट केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट था, याद है ना, केन रिवर को बेतवा रिवर से कनेक्ट करने का बात था, ताकि केन का जो वाटर है वो तुम्हारा बेतवा में शिफ्ट हो सके।
मैं जब ये चीज़ तुम कर रहे होगे तो लगभग 4000 हेक्टेयर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व तुम्हारा डूब जाएगा। तो डूब जाएगा, किसको असर पड़ेगा? पन्ना टाइगर रिजर्व को। पन्ना टाइगर रिजर्व को असर पड़ने का मतलब टाइगर जो वहाँ पे रह रहा है वो सब वल्नरेबल हो जाएगा, समझे? तो दूसरी बात है कि हाईवे को तुम चौड़ा कर रहे हो, हाईवे को बड़ा कर रहे हो, जैसे कान्हा पेंच कॉरिडोर है ना, कान्हा वाला जो है तुम्हारा MP वाला रीजन, यह राजाजी नेशनल पार्क हो गया उत्तराखंड का, वहाँ पे तुम हाईवे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो। हाँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो कोर एरिया है उसमें भी तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, तो भाई टाइगर जाएगा कहाँ पे? तो इसलिए स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है। इट इज़ अ टाइम नाउ टू बिगिन कन्वर्सेशन ऑन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब खाली टाइगर बढ़ गया है इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, स्पेशली कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंट्री टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व कितना रख सकता है, होल्डिंग कैपेसिटी कितना है एक टाइगर को रखने का, और वेरिएशंस, ये होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वेरिएशन खत्म हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, इसका बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, बात समझे ना? वेरिएशंस हो रहा है, या फिर जो रह रहे हैं वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रह रहे हैं, तो एक जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। जो आना चाहिए जीन, जो आना चाहिए टाइगर से, वो जीन नहीं जा पा रहा है, एंड देयर आर सेवरल रीजंस, दैट्स इट।